हेलो एवरीवन, मैं आपको ये बताऊं कि आधुनिक भारत को अगर हम समझे तो आधुनिक भारत को हम दो हिस्सों में बांट करके समझ सकते हैं। पहला हिस्सा वो है कि जब आप एनसीईआरटी को देखेंगे, स्पेशली मैं एनसीईआरटी की बात करता हूं कि एनसीईआरटी में मुगल साम्राज्य का पतन होता है और उसके बाद यूरोपियों का प्रवेश होता है। बाद में ब्रिटिश साम्राज्य की आर्थिक नीतियां, प्रशासनिक ढांचा, प्रशासनिक संगठन, सामाजिक तथा सांस्कृतिक नीति, उसके बाद 1857 का विद्रोह, 1858 के बाद प्रशासनिक नीतियों में परिवर्तन, ब्रिटिश शासन का आर्थिक प्रभाव। इसके बाद देखिएगा 8वें चैप्टर के बाद 9वां चैप्टर जो आता है उसमें कहते हैं नए भारत का उदय, और उसके बाद आप देखिएगा स्वराज के लिए संघर्ष, नए भारत का उदय। और तो कहने का मतलब यह है कि नए भारत का उदय में कुछ खास नया है। नए भारत के उदय में क्या होता है कि अब भारत के लोग ये समझने लगते हैं कि हम लोग भारतीय हैं। राष्ट्रीय आंदोलन होने लगता है, सारे लोगों के अंदर एक सेंटिमेंट्स, एक इमोशन आ जाता है कि हम लोग एक ही भारत के हैं, हम लोग धर्म, जाति, क्षेत्र, संप्रदाय से ऊपर उठकर। तो राष्ट्रीय आंदोलन जो है आने में इतना लंबा टाइम लगता है। देखिए जब भी कोई काल एक गुजरता है जहाँ एक वंश या एक प्रजाति या एक किसी एक का शासन काल होता है, जैसे मुगल का था, तो मुगल ने जो शासन किया उसको जाते जाते औरंगजेब की मृत्यु के बाद एक ट्रांजिशन फेज होता है 50 साल 100 साल का, और फिर आधुनिक काल आता है जिसमें अंग्रेज आते हैं, स्पेशली अंग्रेजों का उदय होता है और अंग्रेज जीतते हैं, और फिर आधुनिक काल आता है, आधुनिक भारत का उदय होता है, राष्ट्रीय आंदोलन होता है। इसी तरह आप प्राचीन भारत में देखिए, मौर्य साम्राज्य के जाने के बाद मौर्योत्तर साम्राज्य, गुप्त साम्राज्य और गुप्तोत्तर साम्राज्य, और ये जो ट्रांजिशन फेज है मध्यकाल के पहले का, इसमें भी 50-100 साल लग जाता है, 50 साल लग जाता है। तो उसी तरह एक ट्रांजिशन फेज को समझने में असल टाइम लगता है। उसके बाद फिर इतिहास की एक धारा हो जाती है। तो आधुनिक भारत को भी दो हिस्से में बांट के देखिए, एक हिस्सा जहां यूरोपीय पूरे तौर पे प्रभावशाली था और हमारा शोषण कर रहा था, लेकिन इस शोषण की नीति को समझने में हमें 50 साल लग जाता है, क्योंकि हमें धर्म, जाति, क्षेत्र, भाषा में बांट करके उन्होंने हर तरह उलझाए रखा। अब नए भारत का उदय हुआ। नए भारत का अर्थ है कुछ नया। नया का मतलब राष्ट्रवाद का विकास, राष्ट्रीयता का उदय। लोगों के अंदर ये भावना प्रवृत्ति करने लगी कि हम लोग एक ही भारत के हैं, हम लोग एक हैं, हम लोग जाति में नहीं बटेंगे, क्योंकि अंग्रेज बांटो और राज करो, डिवाइड एंड रूल के सिद्धांत पे चल रहे थे। लेकिन इस बात को समझने में हमें इतना टाइम लग गया और नया भारत का उदय। तो आप ये देखिए कि एनसीईआरटी के जो अब चैप्टर शुरू हो रहे हैं उसमें नए भारत के उदय का मतलब नए नए धार्मिक आंदोलन चलते हैं, सामाजिक आंदोलन चलते हैं, लोगों को जोड़ने की कोशिश की जा रही है। सब लोग न्यूज़पेपर से जुड़ते हैं, मीडिया से जुड़ते हैं, आम भारतीयों को ये समझाने का प्रयास किया जा रहा है कि हम लोग भारतीय हैं। इस तरह से आप ये देखिएगा कि 1857 के बाद, विशेषकर आप देखिए 1900 के बाद, जब 1885 में कांग्रेस की स्थापना होती है, उसके बाद आप देखिए कि हर साल कांग्रेस के लोग मिलते हैं, मीटिंग करते हैं, फिर एक लक्ष्य रखते हैं किस तरह लोगों को जोड़ें, लोगों को समझाएं। और इस तरह आते आते आप ये देखिए कि 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन होता है। 1919 की घटना, जितनी भी घटना होती है उन सारे घटनाओं के कारण लोगों में यूनिटी आती है। अंग्रेजों के शोषण के कारण आवाज बुलंद होने लगती है। ये आवाज धीरे धीरे राष्ट्रीय स्तर पे चली जाती है। ये चाहे आप ये देखिए चंपारण में असहयोग आंदोलन, सत्याग्रह, ये सारी शुरुआत होती है और धीरे धीरे लास्ट में आकर भारत छोड़ो आंदोलन तक, और अंग्रेजों को यहाँ से भगा दिया जाता है। और अंततः आप देखिए कि भारत में स्वतंत्रता 1947 में मिलती है। तो यहाँ पे अब
जो है नेचर बदल गया है। विभिन्न प्रकार के सामाजिक धार्मिक आंदोलन और नए नए लोगों को जोड़ने के नए नए तरीके, राष्ट्रीय आंदोलन का विकास कैसे किया जाएगा, इसमें सबसे बड़ी भूमिका न्यूज़पेपर की रही और शिक्षित लोगों की रही। विशेष करके शिक्षित लोग बाल गंगाधर तिलक और विपिन चंद्र पाल और दादा भाई नौरोजी, गोखले, इन सब लोगों ने लोगों को जोड़ने का काम किया। तो ये था आधुनिक भारत में जो नए चैप्टर हैं 9, 10, 11, 12, 13, ये स्वराज के लिए संघर्ष। महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका से आते हैं और फिर उसके बाद आश्रम की स्थापना करते हैं, असहयोग आंदोलन होता है। तो ये सारा आप ये देखिएगा कि अब इतिहास जो है एक नए मोड़ पे जा रहा है, राष्ट्रवाद का उदय हो रहा है यहाँ से। एनसीईआरटी का 9वां चैप्टर है, ये देखिए 9वां चैप्टर है, ये अध्याय 9। इसमें आप सबका स्वागत है। नए भारत का उदय, और नए भारत के उदय से पहले जाहिर सी बात है वो भारत अलग था, तभी इस भारत को हम नए भारत के रूप में देख पा रहे हैं। तो नए भारत के उदय में क्या हुआ, ये बात आपको बताया जा चुका है कि विदेशी प्रभुत्व के परिणाम स्वरूप क्या क्या हुआ। देखिए इसमें नए भारत के उदय में हम लोग क्या क्या पॉइंट है उसको मैं आपको मेंशन कर देना चाह रहा हूँ। विदेशी प्रभुत्व का जो परिणाम होगा, राष्ट्रीय एकता का विकास, पश्चिमी विचार और शिक्षा आ गई और इसके कारण लोग जागरूक हो गए। देश का प्रशासकीय आर्थिक एकीकरण हुआ क्योंकि रेल का विकास हो चुका था। प्रेस तथा साहित्य की भूमिका जो सबसे ज्यादा है, और भारत के अतीत की खोज की जाने लगी। वेद का अध्ययन करने लगे। राजा राम मोहन राय वगैरह 1828 में ही वेद की ओर लौटो की बात उन्होंने की। वेद की ओर लौटो की बात कौन करते हैं? दयानंद सरस्वती करते हैं। शासकों का जातीय दंभ, ये सारी चीजें अब धीरे धीरे तो नए राष्ट्रवाद जो 1858 से 1905 तक के काल को हम देख रहे हैं, इसमें मेनली आप ये देखिएगा कि नए नए संगठन का उद्भव होता है, जैसे नवयुग मुजफ्फर अहमद, सोशलिस्ट एस.ए. दांगे, इनकलाब गुलाम हुसैन, एम.एन. रॉय ने 1962 में ताशकंद भारतीय साम्यवादी दल की स्थापना की, और सत्य भक्त 1924 में भारतीय समाजवादी दल की स्थापना की। फिलिप स्प्रेंट अखिल भारतीय कामगार तथा कृषक दल 1928, 4 कृषक दल बने बंगाल, बंबई, पंजाब और यूपी में। इस तरह से नए भारत का उदय हुआ। विदेशी प्रभुत्व के परिणाम स्वरूप देखिए आधुनिक भारतीय राष्ट्रीय बुनियादी तौर पर विदेशी आधिपत्य की चुनौती के जवाब में के रूप में उदय हुआ, एवं ब्रिटिश शासन की परिस्थितियों ने भारतीय जनता में राष्ट्रीय भावना विकसित करने में सहायता दी। तो सबसे महत्वपूर्ण है राष्ट्रीय भावना। तो असल चीज है राष्ट्रीय आंदोलन का विकास हुआ। भारत में साम्राज्यवाद विरोधी जनता का मोर्चा जो है, आर.पी. दत्त ब्रेटले ने लिखा है, बिहार साम्यवादी दल समाजवादी दल 1931 में जे.पी. और फूलन प्रसाद वर्मा ने किया। पंजाब समाजवादी दल 1933 में किया। आपको मैं ये बता दूं, सैकड़ों संगठन की स्थापना होती है और उन संगठन पे उन प्लेटफॉर्म पे लोगों को जागरूक किया जाता है अपने अपने हितों के अनुसार। और सबसे बड़ा हित होता है अंग्रेजों का विरोध और राष्ट्रवाद का उदय। अंग्रेजों का विरोध राष्ट्रीय उदय का सबसे बड़ा कारण है। अंग्रेजों के विरोध में सब लोग एक हो जाते हैं, धर्म, जाति, क्षेत्र, भाषा सबको छोड़ करके। ऑल इंडिया कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी 1934, इंडियन बोल्शिविक पार्टी 1939 एन.दत्त मजूमदार, रिवोल्यूशनरी कम्युनिस्ट पार्टी 1942 सौम्येंद्रनाथ टैगोर, और बोल्शिविक लेनिनिस्ट पार्टी 1941 अजीत राय, इंदर सेन। ये सारी चीजों की स्थापना होती है। और आप देखिए इन सबको आपको याद करना है। रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी 1940 एम.एन. श्रीनिवास, एटक से अलग होकर इंडियन फेडरेशन ऑफ लेबर एम.एन. राय ने स्थापित किया।
विदेशी दास्ता के अपमान की चुभन को सबसे पहले इन्हीं शिक्षित भारतीयों ने महसूस किया। मैंने आपको कहा था शिक्षित भारतीयों ने महसूस किया और वो शिक्षित भारतीयों ने आंदोलन को खड़ा करने में जुट गए। तो हमें यह भी जानना चाहिए शिक्षा बहुत महत्वपूर्ण हथियार है राष्ट्रीय एकता के लिए। सारे लोगों ने न्यूज़पेपर निकालना शुरू किया। अगर शिक्षा नहीं होती और भारतीय हमारे शिक्षित नहीं होते विशेषकर अंग्रेजी माध्यम से, तो उनके शोषण को नहीं समझ पाते। हमें यह बात स्पष्ट रूप से समझ लेनी चाहिए कि राष्ट्रीय आंदोलन आधुनिक शिक्षा प्रणाली की उपज नहीं थी, बल्कि वो ब्रिटेन तथा भारत के हितों के टकराव से उत्पन्न हुआ था। मैंने कहा अंग्रेजों का विरोध राष्ट्रवाद का उदय हुआ, अंग्रेजों के विरोध के कारण। तो दोनों जब टकराता है तो राष्ट्रवाद का उदय होता है। यहां लिखा है, हमें यह बात स्पष्ट रूप से समझ लेना चाहिए कि राष्ट्रीय आंदोलन आधुनिक शिक्षा प्रणाली की उपज नहीं थी, बल्कि ये ब्रिटेन तथा भारत के हितों का टकराव से उत्पन्न हुआ था। तो ये सारी चीजें एक एक पॉइंट आप लिख लेंगे। पश्चिमी विचार और शिक्षा भी आई और उसके कारण भी जागरूकता फैली। कई बार बहस हुआ भारतीय शिक्षा भारतीय भाषा में दी जाए या पश्चिमी भाषा में दी जाए। ये सारी बहस लोगों के दिमाग को खोल दिया। प्रेस और साहित्य की भूमिका जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये प्रमुख साधन प्रेस था जिसके द्वारा राष्ट्रवादी भारतीयों ने देशभक्ति की भावनाओं का, आधुनिक आर्थिक सामाजिक राजनीतिक विचारों का प्रचार किया तथा अखिल भारतीय चेतना जगाई। ये सारे को आपको नोट कर लेना है और आगे आइए देखते हैं। जैसा कि G.O. ट्रेवलियन ने 1864 में लिखा है, हमारे अपने देश के एक व्यक्ति का बयान भी अदालतों में अनेक हिंदुओं से अधिक महत्व रखता है। उनके अंदर जातिगत और प्रजातीय दंभ था। ये एक ऐसी परिस्थिति है जिसमें शक्ति का एक भयानक साधन और बेईमान और चालाक अंग्रेजों के हाथों में पहुंच जाता है। तो आप ये देखिए, लक्ष्मीनाथ बेज बरुआ असमी, विष्णु शास्त्री चिपलुकर मराठी में, सुब्रमण्यम भारती तमिल में, अल्ताफ हुसैन अली उर्दू में, ये सब राष्ट्रवादी आंदोलन जगा रहे थे। इनकी चर्चा है। इंडिया एसोसिएशन की स्थापना 1866 में लंदन में होती है और दादा भाई नौरोजी करते हैं। ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया उन्हें कहा जाता है, दादा भाई नौरोजी को। इंडियन एसोसिएशन 1876 बंगाल में स्थापना होती है सुरेंद्रनाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस के द्वारा। पूना सार्वजनिक सभा 1870 में जस्टिस राणा डे स्थापना करते हैं। 3 बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी। तो ये वो लोग थे जो सर्वप्रथम जागरूकता लाए थे राष्ट्रीय आंदोलन में। तो यही चीज है, इसको एक एक लाइन को आपको लिखना है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पूर्ववर्ती संस्थाएं, ये सब पूर्ववर्ती संस्थाएं थी। उसके बाद राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना होती है और धीरे धीरे आंदोलन व्यापक होता चला जाता है। मद्रास महाजन सभा की स्थापना 1884 में होती है और इसमें होते हैं वी राघवाचारी, जी सुब्रमण्यम अय्यर, आनंद चालू। उसके बाद आप देखिए बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना होती है। फिरोज शाह और बदरुद्दीन तैयब तेलंग मिलकर के इसकी स्थापना करते हैं 1885 में। उसके बाद आप देखिए सुरेंद्रनाथ बनर्जी इंडियन सिविल सर्विस से बाहर कर दिए गए। 1874 में राजनीतिक जीवन उन्होंने शुरू किया। प्रथम भारतीय कांग्रेस का अध्यक्ष WC बनर्जी हुए। तो ये सारी चीजें जो है शक्ति के रूप में उभर रही थी और राष्ट्रवाद का विकास कर रही थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में है कि ए.ओ. ने स्थापना किया और ये राष्ट्रवादी कार्यकर्ताओं के एक अखिल भारतीय संगठन बनाने की योजनाएं अनेक भारतीय जन तैयार करते आ रहे थे। तो ये सारी चीजें हैं, लेकिन इस विचार को एक ठोस और अंतिम रूप देने का श्रेय एक सेवानिवृत्त अंग्रेज सिविल सर्वेंट ए.ओ. ह्यूम को जाता है। उन्होंने प्रमुख भारतीय नेताओं से संपर्क किया और उनके सहयोग से बंबई में दिसंबर 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन का आयोजन किया। तो पहले अधिवेशन की अध्यक्षता WC बनर्जी ने की। ये चीजें हैं। उसके बाद आप आइए, शॉर्ट में हम देख रहे हैं
कलकत्ता विश्वविद्यालय की पहली महिला स्नातक कादम्बिनी गांगुली हुई 1886 में, 436 प्रतिनिधि 1890 में, ये कांग्रेस के 1890 में कांग्रेस को संबोधित किया कादम्बिनी गांगुली ने, महिला भी आ गई कांग्रेस में। इस तरह राष्ट्रीय जागरण में, राष्ट्रीय आंदोलन में महिलाओं की भी काफी अच्छी भूमिका थी। आप ये देखिए 1886 में 436 प्रतिनिधि आ गए। हर वर्ष दिसंबर में इसका एक सभा लगता था। आगे आइए, 1892 में भारतीय परिषद कानून की स्थापना होती है। तो कुल मिलाकर के नए भारत के उदय में आप ये जान लीजिए कि नए भारत का उदय का सार यही है कि यहाँ नए नए, देखिए एक नए विचार आए। शिक्षित भारतीयों ने आंदोलन को राष्ट्रीय बना दिया। देखिए भारत में कहावत प्रचलित है, दादा भाई नौरोजी ने कहा था, पीठ पर मार लो भैया, पेट पर मत मार लो। अब देखो इकोनॉमिस्ट थे दादा भाई नौरोजी। अब इन लोगों ने क्या किया, आर्थिक विश्लेषण किया कि शोषण इतना ज्यादा था कि यहाँ से सारा पैसा, यहाँ से सारा माल दौलत इंग्लैंड में टेम्स में जाता था। गंगा का सारा माल टेम्स में जाके उंडे लिया जाता था, यानी गंगा का सारा पैसा भारत का लंदन में चला जा रहा था और भारत खोखला हो रहा था। संवैधानिक सुधार भी धीरे धीरे हो रहे थे। 1885 से 92 तक के विधायी परिषदों के प्रसार और सुधार की मांग उठाते रहे। तो इस तरह से धीरे धीरे करके आप ये देखिएगा कि बहुत सारे परिवर्तन होते चले गए। 1885 से 92 तक विधायी परिषदों के प्रसार और सुधार की मांग उठाते रहे। 1892 के भारतीय परिषद कानून के बाद नारा दिया गया, प्रतिनिधित्व नहीं तो कर भी नहीं। देखिए अब इंडियन जो है ना बोल रहे हैं कर नहीं, अगर हमें रिप्रेजेंटेशन दीजिएगा, प्रतिनिधित्व दीजिएगा, तभी आपको कर मिलेगा। स्वराज की मांग उठने लगी 1905 में गोखले ने और 1906 में दादा भाई नौरोजी ने स्वराज की मांग शुरू की कि अपना राज होना जरूरी है। अब आगे आए, 1897 में तिलक की गिरफ्तारी होती है। इसके कारण भी राष्ट्रवाद का उदय होता है, क्योंकि तिलक को इसलिए गिरफ्तार कर लिया जाता है कि तिलक लोगों को राष्ट्रीय एकता में जोड़ रहे थे। उनके पेपर थे, उसमें वो अंग्रेजों के शोषणकारी नीतियों को उजागर कर रहे थे। 1889 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ब्रिटिश समिति इंडिया 1890 इंडिया नामक पत्रिका निकाला था। पूना के 2 नाटू भाइयों को बिना किसी मुकदमे के अंडमान भेज दिया गया। इसके कारण भी ये सारे कारण बने जो प्रथम भारत की जनता में राजनीतिक चेतना तथा राष्ट्रीय भावना जगाने के लिए एक सशक्त शक्तिशाली जनमत तैयार करना इस काल का मुख्य लक्ष्य था। जनता को राजनीतिक प्रश्नों पर शिक्षित और एकताबद्ध करना था। नागरिक अधिकारों के बारे में बताया जाता था। राजनीतिक कार्य की विधियां 1905 तक भारत के राष्ट्रीय आंदोलन पर उन लोगों का वर्चस्व था जिनको प्रायः नरमपंथी राष्ट्रवादी कहा जाता था। कानून की सीमा में रहकर संवैधानिक आंदोलन तथा धीरे धीरे व्यवस्थित ढंग से राजनीतिक प्रगति, इन शब्दों में नरमपंथियों की राजनीतिक कार्य पद्धति को संक्षेप में रखा जा सकता है, यानी कि कानून की सीमा में रहकर के अपनी मांग को मनवाना। उसके बाद बेवफा बाबू कहने लगे उनको, राजद्रोही, ब्राह्मण, हिंसक, खलनायक, किनको? जो भारत के लोग थे। ड्यूम और डफरिन 1887 में जनता की एक बहुत सूक्ष्म बात का प्रतिनिधि कांग्रेस को कहा। इस तरह से आप ये देखिएगा कि बेवफा बाबू कहा जाने लगा उन लोगों को जो भारतीय जनता के खिलाफ थे। सरकार का रवैया बहुत अच्छा नहीं था। सरकार का रवैया जो है कांग्रेस के प्रति अच्छा नहीं था, क्योंकि कांग्रेस की जो भूमिका थी वो शुरू में गोपाल कृष्ण गोखले, दादा भाई नौरोजी वगैरह बड़े नेता थे। इन्होंने राष्ट्रवाद, राष्ट्रीय एकता, जनता को कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को के लिए बाध्य करना, जनता में एक नई जागृति ला रहे थे। तो अब ब्रिटिश अधिकारी खुलकर राष्ट्रीय कांग्रेस और राष्ट्रवादी प्रवक्ताओं की भी आलोचना और निंदा करने लगे थे।
डफरिन से लेकर नीचे तक के सभी ब्रिटिश अधिकारी राष्ट्रवादी नेताओं को बेवफा, बाबू, राजद्रोह, ब्राह्मण, हिंसक, खलनायक आदि कहने लगे थे। करजन ने 1890 में कहा था कि कांग्रेस का महल भरभरा रहा है और भारत में रहते हुए मेरी मुख्य महत्वाकांक्षा ये है कि मैं शांति के साथ इसे मरने में सहयोग दे सकूं। आरंभिक राष्ट्रीय आंदोलन का मूल्यांकन। कुछ आलोकों का विचार है कि राष्ट्रवादी आंदोलन राष्ट्रीय कांग्रेस को आरंभिक चरण में अधिक सफलता नहीं मिली। जिन सुधारों के लिए राष्ट्रवादियों ने आंदोलन छेड़े उनमें से बहुत थोड़े सुधार ही सरकार ने लागू किए, लेकिन बाद में जाके तो हुआ। बाद में जाकर के राष्ट्रीय आंदोलन बहुत व्यापक हो गया और यही राष्ट्रीय आंदोलन एक समय में असहयोग आंदोलन हो जाता 1920 में, और वही आगे चल करके आपको 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन होता है। तो सैयद अहमद खां, बनारस के राजा शिव प्रसाद, इन लोगों ने राष्ट्रवाद का विकास किया। राष्ट्रीय एकता में बड़े राष्ट्रीय एकता के निर्माण में अहम भूमिका थी। राजा राम मोहन राय और क्या कहते हैं 1823 में दादा भाई नौरोजी भारत की आशा एक आर्टिकल लिखा था। 1892 में वो पहले भारतीय थे जो लिबरल पार्टी की ओर से फिन्सबरी से ब्रिटिश सांसद बने थे। दादा भाई नौरोजी 1886, 93 और 1906 में कांग्रेस के अध्यक्ष भी बने थे। ये सारे आप देखिए ज्ञान प्रसारक मंडली बंबई में दादा भाई नौरोजी उसमें शामिल थे। बॉम्बे एसोसिएशन 1852 में बना। ये सारे पॉइंट को आप नोट कर लेंगे। लंदन इंडियन एसोसिएशन एंड ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की थी। बंबई की पहली राजनीतिक संस्था थी ये बॉम्बे एसोसिएशन। फिर स्वराज, तिलक ने स्वराज के लिए मांग उठाई। कांग्रेस के मन से इसकी पहली बार मांग का जो है क्या करे दादा भाई नौरोजी ने किया। और गांधी जी के गुरु थे गोखले के गुरु रानाडे, महाराष्ट्र के सुकरात कहे जाते हैं। और कोल्हापुर से गोखले, दक्कन शिक्षा सभा की स्थापना की रानाडे ने, गोखले ने। इस तरह से आप ये देखिएगा कि बहुत सारे सुधार आंदोलन हुए, बहुत सारी समितियां बनी और बहुत सारे संगठन बने जो राष्ट्रीय आंदोलन को एक नई दिशा देने में लगे हुए थे। तो इस चैप्टर में हम लोगों ने ये जाना है और नेक्स्ट चैप्टर सब इसी से रिलेटेड है। आपको बस ये जानना है कि 1905 अब ये है कि राष्ट्रीय आंदोलन भी कई स्तरों से था। 1885 से 1905, 1905 से 1919, 1919 से 1947, तो अलग अलग प्रकृति थी, इसको समझना है। तो अभी 1885 से 1905 मतलब नरम दल का समय है और इसका भी मकसद राष्ट्रीय आंदोलन है। शिक्षित वर्ग लोगों को जागरूक कर रहे थे न्यूज़पेपर, मीडिया के माध्यम से। बार अपने नोट्स पे देख लेते हैं, क्योंकि आपको नोट्स उतारना है, लिखना है। तो मैं आपको ये कहूँगा कि एक एक पॉइंट, एक एक लाइन आप इसको लिख लेंगे और याद करेंगे, बार बार वीडियो सुनेंगे। तो ये है अध्याय 9, नए भारत का उदय, राष्ट्रवादी आंदोलन 1858 1905। और हमने सारी बातें आपको समझा दी है। बस ये मैं एक बार पॉइंट दिखा देता हूँ ताकि आप इसको एक एक पॉइंट को, एक एक लाइन को आप नोट करेंगे। 1885 में देखिए नए भारत का उदय, राष्ट्रवादी आंदोलन 1858 1905। अध्याय 9 1885 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, शिक्षित भारतीयों की भूमिका इसमें थी। पूंजीपति भारतीय निराश थे, केवल जमींदार भूस्वामी राजे अंत तक वफादार रहे। ये सारा मतलब उसके अंदर पॉइंट है, ये आप नोट करेंगे पॉज करके। राष्ट्रीय आंदोलन, विभिन्न वर्गों के लोगों ने इसमें भाग लिया। राष्ट्रीय भावना का विकास हो रहा था, प्रशासकीय एकीकरण हो चुका था। रेलवे, डाक तार ने एकजुटता का काम किया। ये सब पॉइंट है, इसको आपके दिमाग में होना चाहिए और बार बार आपको सुनना चाहिए ये वीडियो, ताकि आपको याद रहे। और आप इसको एक एक लाइन को, एक एक पॉइंट को नोट कर लेंगे और पॉज करके लिखेंगे।
ब्रिटेन और भारत के हितों का टकराव ने भारत में राष्ट्रवाद का विकास किया। शिक्षा ने समानता स्थापित किया। आधुनिक ज्ञान के प्रसार में बाधक बने। अंग्रेज नहीं चाहते थे कि आधुनिक ज्ञान बढ़े, इसलिए वो बाद में देखिएगा कि जातिवाद और किसी भी प्रकार का सुधार को रोका जाने लगा। बाद में 1857 के विद्रोह के बाद प्रमुख साधन प्रेस था जो देशभक्ति का विकास किया था। तो ये था, इसको मैं दिखा रहा हूं कि आप इसको एक एक पॉइंट को नोटिस करके लिख लेंगे, लाइन को पॉज करके। प्राचीन भारत की उपलब्धियों का प्रचार और मध्यकालीन भारत की उपलब्धि को अनदेखा करना भी किया गया, जो कि गलत था। और प्राचीन भारतीयों की उपलब्धियों का प्रचार, मध्यकालीन भारत की उपलब्धि को अनदेखा करना, कई वैज्ञानिकों ने कहा है कि ऐसा भी किया जाने लगा। और जातीय श्रेष्ठता, अंग्रेजों की जातीय श्रेष्ठता जो थी वो भी गलत थी, उसके कारण भी राष्ट्रवाद का विकास हुआ। 1870 के बाद भारतीय राष्ट्रवाद की गति और तेज हुई। 1885 में राष्ट्रवादी कांग्रेस की स्थापना हो जाती है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। और इसको स्क्रॉल कर रहा हूं, इसको आप पॉज करके लिख लेंगे। सारी बात हमने समझा दी है। कादम्बिनी गांगुली पहली महिला स्नातक थी 1890 में कलकत्ता विश्वविद्यालय की। दादा भाई नौरोजी ने 1881 में घोषित कर दिया, ब्रिटिश शासन एक स्थायी लगातार बढ़ता हुआ विदेशी आक्रमण है, यानी इसकी प्रकृति विदेशी है, जो धीरे धीरे ही सही मगर पूरी तरह देश को नष्ट कर रहा है। और ये सारी चीजें जो हमने पहले आपको कही है वही है। और इसको आप पॉज करके लिख लेंगे। ये एक एक लाइन आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। सारे लाइन को, सारे पॉइंट को आप जरूर लिख लेंगे। ये रहा अंतिम पेज। किस प्रकार राष्ट्रीय कांग्रेस पे डफरिन ने हमला करते हुए कहा कि जनता के एक बहुत सूक्ष्म भाव का प्रतिनिधि बताया। बाद में चल करके कांग्रेस को सारे लोगों ने कांग्रेस पे अटैक करना शुरू कर दिया, अंग्रेजों ने, क्योंकि इससे राष्ट्रवाद का विकास हो रहा था। तो इन सारे को आप पॉइंट वाइज नोट कर लेंगे, याद करेंगे, बार बार वीडियो सुनेंगे, तो ये सारे पॉइंट आपके दिमाग में आने चाहिए। ऑल द बेस्ट।